आई लर्न डॉक्टर चैनल पर मैं डॉक्टर इरशाद खानम आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज हम आईपीसी का एक छोटा और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य से संबंधित है। इन दोनों में क्या अंतर होता है उसके विषय में बताने वाली हूँ। ये चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य को बहुत से विद्यार्थी एक ही समझ लेते हैं। उनको लगता है कि ये दोनों एक ही चीज़ है, परंतु ये एक नहीं है, अलग अलग है। तो सबसे पहले हम सामान्य आशय के महत्व को देख लेते हैं। आपराधिक विधि में सामान्य आशय यानी कि कॉमन इंटेंशन का बहुत महत्व है, या कहें कि महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ऐसे अपराध जो बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा मिलकर किए जाते हैं, उनके अंतर्गत अपराधियों को दंडित किया जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सामान्य आशय ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने में सहायता करता है जो मिलकर किसी एक कार्य को करते हैं। अगर कोई एक अपराध कारित हुआ है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो ये समझ में नहीं आता है कि इनमें से किसको पनिशमेंट दिया जाए, किसको अपराध का दोषी माना जाए। तो फिर वहाँ पर सामान्य आशय को देखा जाता है कि इन लोगों का आशय क्या था। जो 4 लोग थे, 5 लोग थे, इन लोगों के सबके आशय क्या एक ही था, उसको देखा जाता है। आईपीसी की धारा 34 में इस विषय पर बताया गया है। इस धारा के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सामान्य आशय के तहत किसी कार्य को करने के लिए अपनी सहमति देते हैं, तो सह अभियुक्त सामान्य आपराधिक दायित्व के हकदार होते हैं। ऐसे मामले में हर एक सदस्य उस कार्य के लिए उत्तरदायी है, इस तरह से कि वह कार्य पूरी तरह से उन्होंने ही किया था। एक व्यक्ति है, वो चोरी करने के इरादा करता है, उसका आशय है कि वो चोरी करे। चोरी करने के लिए वो अपने 2 दोस्तों को तैयार करता है, उनसे कहता है कि मैं चोरी करूँगा। एक से कहता है कि तू मेरे लिए चोरी का सामान लाना, दूसरे से कहता है कि मैं जब चोरी करूं तो तू उस घर के दरवाजे के यहाँ खड़ा रहना, कोई आए तो मुझे बता देना। तो इन तीनों का जो है सामान्य आशय क्या है? चोरी करना। तो ये कहाँ पे बताया है? धारा 34 में समझाया गया है। इस अपराध की श्रेणी कैसी है? धारा 34 के अंतर्गत यदि किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह में किसी आपराधिक कार्य को एक इरादे के साथ अंजाम दिया है, तो वह व्यक्ति तथा उसका साथ देने वाले सभी व्यक्ति एक ही प्रकार की सजा के हकदार होंगे, पात्र होंगे। सबको एक ही सजा मिलेगी, अलग अलग पनिशमेंट नहीं मिलेगी। धारा 34 से संबंधित मामला कौन सा था? तो उससे संबंधित मामला था वीरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्परर। इसके मामले में न्यायालय ने इसे आईपीसी की 1860 की धारा 302 और धारा 34 के तहत हत्या के लिए दोषी ठहराया था। वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर का जो वाद है, ये धारा 34 से संबंधित एक प्रमुख वाद है। कंपटीशन एग्जाम में भी आपको ये हमेशा याद रखना है कि अगर हम बात करें कि सामान्य आशय से संबंधित कौन सा वाद है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर। अब हम धारा 149 के जो सामान्य उद्देश्य है उसके विषय में बात करते हैं। इस धारा में बताया गया है कि जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक सामान्य उद्देश्य की निरंतरता में एक गैर कानूनी कार्य करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं जो लीगल नहीं है, वैध नहीं है, तो प्रत्येक व्यक्ति सामान्य रूप से उत्तरदायी होता है, भले ही से अभियुक्त के बीच पहले से ही मनमर्जी हुई हो या नहीं हुई हो। तो किस पर लागू होगा ये अपराध? तो विधि विरुद्ध जन समूह के किसी सदस्य द्वारा किए गए अपराध में उस जन समूह का हर सदस्य दोषी होगा। यदि किसी गैरकानूनी सभा के किसी सदस्य द्वारा अपराध किया जाता है, तो ऐसी सभा का हर दूसरा सदस्य अपराध का दोषी होगा। अगर कोई एक ऐसी भीड़ इकट्ठा हुई है, एक ऐसा जन समूह इकट्ठा हुआ है जो विधि के विरुद्ध कार्य कर रहा हो,
जैसे हड़ताल कर रहा हो, बिना परमिशन के जुलूस निकाल रहा हो, बिना परमिशन के कुछ और ऐसा कार्य कर रहा हो सामूहिक रूप से जन समूह के द्वारा, और उनमें से अगर किसी एक व्यक्ति ने पत्थर फेंक के मार दिया या किसी भी तरह की अभद्रता कर दी, कुछ भी ऐसा कर दिया जो कि लीगल नहीं है, विधिक नहीं है, तो उस समूह के सारे व्यक्ति उसके लिए दोषी माने जाएंगे, भले ही उन्होंने इस अपराध को कारित किया हो या ना किया हो। सामान्य उद्देश्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला यूनुस बनाम मध्य प्रदेश राज्य। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि गैर कानूनी जमावड़े के हिस्से के रूप में अभियुक्त की उपस्थिति सजा सुनाए जाने के लिए पर्याप्त है। तथ्य यह है कि अभियुक्त गैर कानूनी सभा का सदस्य था, उसकी भागीदारी थी, वहाँ मौजूद था, घटना स्थल पर उसकी जो उपस्थिति है वो थी, वो वहाँ पर घटना स्थल पर उपस्थित था और उसे उत्तरदायी ठहराने के लिए इतने रीज़न पर्याप्त थे, भले ही उस पर किसी प्रत्यक्ष कार्य का आरोप ना लगा हो। तो सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य का ये विषय था, इसमें जो अंतर थे वो मैंने आपको बताया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा। कमेंट्स के साथ साथ लाइक करिए, शेयर करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।